ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या कुछ उठापटक INDIA विपक्षी गठबंधन के अंदर चल रहा है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की चुनौती के मद्देनजर वर्षों बाद कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया। अध्यक्ष खड़गे का दावा है कि इसमें सभी वर्गों को भूमिका दी गई है। पार्टी ने यह लक्ष्य 2022 के उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया था कि कार्य समिति में युवाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर कार्य समिति कितनी कारगर भूमिका निभा पाएगी ये तो बताना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी ये भी सवाल अभी बना हुआ ही है। इस बीच CWC में अलका लांबा को शामिल करके पार्टी ने उनका कद बढ़ा दिया, जो कि केजरीवाल के खिलाफ अलका का तेवर बरकरार है। एक ट्वीट करके अलका लांबा ने केजरीवाल को ठग बता दिया। उधर INDIA गठबंधन में चट्टानी एकता का दावा तो है, लेकिन इसी बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है और कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लचर बताते हुए दिल्ली से सीखने की हिदायत दे दी। तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल को चुनौती दी और कहा कि शीला दीक्षित सरकार के कामकाज पर वो उनसे बहस करने को तैयार है। दरअसल कांग्रेस की जो फ्रीबी की लिस्ट है और गारंटी की लिस्ट है, उससे भी ज्यादा बड़ी लिस्ट लेकर केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी दौरा कर रहे हैं और दिल्ली मॉडल को सक्सेस मॉडल बता रहे हैं। खैर, इन तू मैं की चर्चाओं के बावजूद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के तीसरे सम्मेलन में मुंबई जा रहे हैं, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें आज भी कुछ उम्मीद है कि शायद बात बन जाएगी। उधर नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा भी तेज है। लालू यादव इस प्रयास को बल दे रहे हैं। खबर है कि नीतीश पूर्णकालिक संयोजक बनकर सक्रिय होने वाले हैं, लेकिन इस खबर से बिहार में JDU नेताओं के बीच चर्चा तेज है कि नीतीश तेजस्वी को गद्दी सौंपकर दिल्ली जा सकते हैं। तो क्या लालू यादव की मंशा नीतीश को लेकर कम है और तेजस्वी को लेकर ज्यादा है? पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अटल जी की समाधि पर आकर उनके साथ अपने पुराने रिश्तों की चर्चा करते हुए उनकी तारीफ कर दी थी दिल्ली में, लेकिन नीतीश के मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बने पार्क का नाम बदलकर अब कोकोनट पार्क रख दिया। सवाल यह है कि जिस दौर में पूरी दुनिया में नजर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर टिकी है और राहुल गांधी चीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लद्दाख में बयान दे रहे हैं कुछ से कुछ। विपक्ष का मजबूत होना वैसे तो लोकतंत्र के लिए बेहतर माना जाता है बेशक, लेकिन व्यक्तिगत ईर्ष्या को लेकर गठबंधन को देश के लिए शुभ नहीं माना जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब हमारी सेना चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत करने में व्यस्त थे। श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए हैं, झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता और हमारी सेना के लोगों ने वहां उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। और जो बात पार्क के नाम बदलने को लेकर है पटना में, तो पटना में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखे पार्क का नाम बदले जाने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पार्क का नाम बदलना न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि यह अपराध के समान है। कंकड़ बाग में पार्क जो बिहार सरकार बनाई थी, वहां उनकी मूर्ति लगी है। उस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी से बदलकर कोकोनट पार्क के रूप में आज तेजस्वी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। घोर आपत्तिजनक है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से बने नाम से बने पार्क को हटाना एक अपराध जैसा है। और आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ दुविधाएं हैं और क्या कुछ राजनीति चल रही है विपक्ष के खेमे में और उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। और हमारे साथ संजीव सिंह जी भी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव सिंह जी आपका भी डीडी न्यूज पर।
तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं और विनोद जी से पहले ज़रा विस्तार ले लेता हूं। विनोद जी, ये तमाम तरह की मुश्किलें हैं, दुविधाएं हैं, इसी बीच में राहुल गांधी का बयान आ जाता है लद्दाख वाले मामले पर, लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि कभी हाँ कभी ना। हमने कई बार चर्चा की थी, कहीं हाँ कहीं ना, जैसे केरल में ना, बंगाल में हाँ। उसी तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लाल जी, मैं अगर आपके ही रिपोर्ट से आऊं, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट आप अभी बता रहे थे उसमें एक चीज़ तो सही बात सामने में दिख रही है जी कि एक चीज़ इंडिया ये गठबंधन को ये खुश होने की ज़रूरत है कि कम से कम केजरीवाल जी मुंबई पहुंच रहे हैं तीसरे अधिवेशन में। तो ये एक बड़ी बात है। आप कह सकते हैं कि इतने झंझावत के बाद भी अगर केजरीवाल वहाँ जा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात माना जा सकता है, एक शुभ माना जा सकता है कि उसमें जो 26 दल के लोग हैं तो 80 से ज़्यादा लगभग नेता वहाँ जुटेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो CWC के जो नए गठन हुआ है उसमें आप देखें कि अलका लांबा का भी चयन हुआ है उस समिति में और एक तरह से उनको प्रमोशन मिला है जी। और वो प्रमोशन क्यों मिला है तो सीधे सीधे ये बात भी अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जी तो ये भी बात तय है कि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते जो है वो उनके सामने में रखे हुए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक बन के केजरीवाल अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरा करके और वहाँ के प्रशासन, वहाँ के कांग्रेस की सरकारें उनको जिस तरह से वो आईना दिखाते हुए वो कह रहे हैं कि आम आदमी से सीखना चाहिए, उसकी स्कूल की व्यवस्था हो या शिक्षा की स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तो वहीं आप देखें कि CWC में आने के बाद अलका लांबा ने उनको किस तरह से सम्मानित किया है और उनको एक ठग बताया है। तो ये कंट्राडिक्शंस तो हैं, ये कंट्राडिक्शंस है और मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल ने इस बात को समझ लिया है कि ये कंट्राडिक्शन रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि वो मुंबई जा रहे हैं। लेकिन यही बात जब आप बिहार की बता रहे थे कि वो एक कंट्रास्ट जो है उसको समझने की ज्यादा जरूरत है कि अब नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इन सालों में पहली बार आके अटल समाधि पे आके उन्होंने एक श्रद्धांजलि अर्पित की थी उस तिथि के अवसर पे, और उन्होंने एक तरह से आप कहें कि अटल जी के साथ में उनका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में अटल जी की भूमिका को लेके वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो शायद लग रहा था कि INDA गठबंधन में एक तरह से उसको लेके एक कंफ्यूजन सा स्टेट बना है, क्योंकि कुछ लोग ये बात कहने लगे थे, बिहार में चर्चा होने लगे थे कि नीतीश कुमार एक दिन ही खिड़की और दरवाजे दोनों खुला रखते हैं, तो उनको हमेशा एक पॉसिबिलिटीज की वो संभावना बने रखने के लिए अपने आसपास की कोशिश करते हैं, ऐसे उन्होंने इस तरह से देखा था। लेकिन जब आज का ये हुआ कि अटल जी का वहाँ पे पटना के जो कंकड़बाग में वो पार्क था उनके नाम से, उसको हटा के जो पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव ने उसको कोकोनट पार्क कर दिया, तो शायद अब ये जो खबर है कि अब शायद ये है कि RJD के वो जो बड़े मंत्री हैं तेज प्रताप उसके उद्घाटन शिलान्यास में नहीं जा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि JDU के कुछ प्रेशर से या नीतीश कुमार के इस प्रेशर से RJD अभी बैकफुट पे है और शायद उसके उद्घाटन के लिए अपने मंत्री को नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इन सारे कंफ्यूजन के बीच में जो जिस तरह से चल रही है रसाकसी है पार्टियों के बीच में, उस सब के बीच में आप कह सकते हैं कि ठीक है, मीटिंग के बाद एक मीटिंग और सही, लेकिन जो उनका एक जो एजेंडा है अगली मीटिंग के लिए, मुंबई मीटिंग के लिए कन्वेनर का और सीट शेयरिंग का, उसमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनौती बढ़ा दी है MP और छत्तीसगढ़ में अपने इलेक्शन कैंपेनिंग करके। राजन जी, ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं और जो सवाल हैं उस पर जरूर हम कांग्रेस प्रवक्ता से पूछते, लेकिन फिलहाल लगता है वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़ेंगे तो ये सवाल जरूर उनसे मैं पूछूंगा। फिलहाल सिद्धार्थ जी के पास चलता हूँ। सिद्धार्थ जी, आपको लगता है कि चाहे पटना में पार्क बदलने का नाम हो, पार्क का नाम बदलने का मामला हो, बिहार का जो कानून व्यवस्था है उसका खास्ता हाल, उसकी खबरें जो लगातार आ रही हैं वहाँ से हिंसा की, हत्या की, या फिर लद्दाख में राहुल गांधी का बयान, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मौका उपलब्ध करा देती हैं हमला बोलने के लिए। सिद्धार्थ जी, देखिए, मेरा मानना है कि ये मात्र राजनीतिक मौका नहीं है, ये देश के लिए एक आंख खोलने का अवसर है कि देश पहचान सके कि जो अपने आप को विकल्प बता रहे हैं इस देश में, उनकी वास्तविक सच्चाई क्या है। आज किस मॉडल की बात की जा रही है? एक गठबंधन को बनाने के लिए इतना जोर लगाया जा रहा है, आपस में खींचातान इतना है, जिनसे गठबंधन ठीक से नहीं बन रहा वो सरकार बनाना चाहते हैं। और मात्र गठबंधन बनाने में समस्या नहीं है, एक दूसरे की पॉलिसीज को लेकर के भी विरोध है। अभी हमने हाल ही में देखा था, कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर आए दिल्ली,
उन्होंने कहा कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ये तो बस एक हवा है, इट इज मोर देन मतलब ये तो उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया कि ये मात्र एक हवा है। और जब केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ गए तो उन्होंने कहा यहां तो इतना भ्रष्टाचार है कि बहुत बुरा हाल है। एक दूसरे की पोल खोलते हैं, एक दूसरे के मॉडल्स को विफलताओं की मूर्ति बताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें एक साथ आना है क्योंकि हमें देश के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? आज बिहार में क्या हालत है? आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पत्रकारों की, चौथे स्तंभ की इतनी बर्बक हत्या वहां पर की जा रही है और उसके बावजूद इस सबको भुला करके एक हमारे महाशय राहुल गांधी जी वो लद्दाख में जाकर के बैठ जाते हैं और लद्दाख में जाकर के कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा सुनने में आया। वो सुनते बहुत हैं, समस्या ये भी है। वो जब भारत जोड़ो यात्रा पे गए तो जब उनको बोला गया कि आप संसद में कुछ बोलिए तब भी वो कहते रहे मैंने ऐसा सुना, किसी ने मुझे रुई दी, किसी ने ऐसा किया। और अब वहां भी गए तो सुनी सुनाई पता नहीं क्या सुन रहे हैं वो। मैं तो कहता हूं अगर वास्तव में लद्दाख में जाकर के उनको कोई बात कहनी थी तो उनको दुख जताना चाहिए था कि कैसे उनके पड़नाना जी ने यूएन की सीट चीन को दे दी थी। उनको दुख जताना चाहिए था कि कैसे पूरा अक्साई चीन उनके राज में चीन को खो दिया गया। और आज हमारी सेनाएं जब वहां पर भारत के लिए लड़ रही हैं तो आप उसमें उनका मनोबल कम करने का काम करते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? ये देश समझ रहा है। बहुत सारे सवाल हो गए और संजीव जी जुड़ भी गए हैं तो मैं संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी पहले तो इसी पर हमें जवाब दें। अलका लांबा ठग बताती हैं और सीडब्ल्यूसी में शामिल होती हैं और दूसरी तरफ उधर अरविंद केजरीवाल बड़ी वाली लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार फेल है, दिल्ली मॉडल अपना लो। ये चल क्या रहा है? कैसे बनेगा ऐसे में गठबंधन? संजीव जी। लालचंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को खुद तय करना होगा कि उनको गठबंधन धर्म कैसे निभाना है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर हम चलते हैं तो पहले देखिए अगर अध्यादेश लाने की बात हुई तो कांग्रेस साथ में है। उसके पहले देखिए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के चर्चा हुई तो किस तरह से अलग गए। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर गठबंधन धर्म निभाना तो स्वयं उनको अपनी भाषा शैली पे और उनको स्वयं को नियंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, आपको ख्याल होगा कि बहुत पहले कहा था कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम दिल्ली के अपने कांग्रेस के नेता हो या पंजाब के हो, हम सरकार के ऊपर अपनी संविधान भाषा का हमें निर्देश दिया पालन करेंगे। यहाँ केजरीवाल जी को यह भी सीखना चाहिए कि इन्हीं के पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जब राज्यसभा से निष्कासित कर दिए जाते हैं पिछले सत्र में तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जाती हैं। ये सीखना चाहिए केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी नहीं जाते। ये कितनी बड़ी एक मुझे लगता है कि इनको इस गठबंधन धर्म के द्वारा सीखना चाहिए कि कांग्रेस की बड़ी नेता जो हम सबकी मार्गदर्शिका हैं वो जाकर के संजय सिंह जी का उत्साह बढ़ाती है, केजरीवाल जी नहीं जाते। थोड़ा सा इंटरफेयर करता हूं संजीव जी, थोड़ा सा इंटरफेयर। वो ये कि अभी तक अगर सीखते सिखाते ही रहेंगे तो मुंबई में जाकर क्या होगा? मुंबई में जो बैठक होने वाली है संजीव जी, मुंबई में मुझे लगता है कि इन सारे सवालों के साथ केजरीवाल जी होंगे और अच्छा लगेगा कि अभी आपने हमारी चर्चा की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसको दूध का धुला बताने का प्रयास न किया जाए, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर आते हैं। क्या कहा था जब पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे? क्या कहा कि योगी आदित्यनाथ को भीख तक मंगवाऊंगा और देश में सबसे बड़ा झूठा कोई व्यक्ति है तो देश का प्रधानमंत्री है। उनको स्वयं प्रधानमंत्री फोन करके बुलाते हैं अपने गठबंधन में। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक तरफ बात करेंगे केजरीवाल की तो दूसरी तरफ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि उनके साथ जो लोग एनडीए के गठबंधन में हैं वो भी अपने गठबंधन धर्म का चित्र पालन करें, पूरा देश देख। ठीक, मैं जवाब लूंगा इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि गठबंधन के अंदर, जैसे मैंने अभी उनसे संजीव जी से पूछा कि भाई अभी तक अगर सीखते सिखाते ही रहेंगे तो जो मुंबई अधिवेशन है, मुंबई बैठक है, उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या कुछ सामने आएगा? कुछ उम्मीद बन रही है? विनोद जी। लालचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। संजीव जी की बात को तो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे और सिद्धार्थ जी अच्छे प्रवक्ता हैं और मुझे लगता है कि उनके पास जानकारी है इन सब चीज़ों की, तो मुझे शायद जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात वो उठा रहे थे और बात कह रहे थे अपने सारे 26 से जो अलायंस है उसको लेके, तो ये समझने की जरूरत है कि इसमें कांग्रेस पार्टी की जितनी मजबूरी है उतनी मजबूरी आम आदमी पार्टी की भी है।
ये अलायंस सिर्फ दोनों हर पार्टी की अपनी अपनी मजबूरी पे चल रही है। मजबूरी इन सेंस बताऊं कि अगर दिल्ली के ये 7 सीट्स को लेके जिस तरह से पहले दिन अलका लंबा का ये बयान आया था खड़गे जी के और राहुल जी की मीटिंग के बाद, तो उस दिन के बाद जो सीधे सीधे आप देखिए आम आदमी पार्टी से एक तरह से विद्रोह की आवाज सुनाई पड़ी थी कि हमें जो मुंबई नहीं जाना है और इस मीटिंग में जाके हमें फायदा क्या है। लेकिन अगले दिन आप ये देख रहे हैं कि अभी 2 दिन के बाद में केजरीवाल खुद कहे हैं कि हम एएनआई के सोर्स से कहा गया कि हम मुंबई जा रहे हैं। अब सवाल है क्यों जा रहे हैं, तो सीधे सीधे मतलब यह है कि दिल्ली के 7 सीट पे अगर देखिए उस समय में भी 2019 का भी इलेक्शन का भी डेटा देखिए तो वहां फाइट में कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में था। तो आप ये देखिएगा 5 सीट पे जो नंबर 2 के जो हैसियत में वहां कांग्रेस ही थी। तो पंजाब में भी आप इस तरह की हालत देखिए तो उनको पता है कि लोकसभा इलेक्शन में अगर इस सीट शेयरिंग से कांग्रेस के साथ में उसको कुछ मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो इतना दूर उनके साथ में चल पड़ेंगे। लेकिन जहां राज्य की बात होगी तो वो डिस्क्लेमर ले लेंगे कि राज्यों में ये नियम लागू नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ और एमपी में फिर दूसरी करवट बदल लेंगे। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन के बीच में मैं दूसरी बात आपको कहने जा रहा था, शायद उसको संजीव जी बेहतर जवाब देंगे कि आखिर बिहार में जो चीजें शुरुआत हुई थी, आज बिहार में टसल ये है कि ये संयोजक की भूमिका में जो नीतीश कुमार आएंगे उसके पीछे लालू यादव की पॉलिटिक्स क्या है। ठीक, लालू यादव क्यों इस तरह से पैरवी कर रहे हैं। हाँ, लालू यादव क्यों पैरवी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक होनी चाहिए। आपने देखा कि पहली मीटिंग जब पटना में हुई थी उस समय में पूरे मीटिंग को 3 महीने से ज्यादा नीतीश कुमार ने हर स्टेट में सारे विपक्षी लीडरों को बुलाया, वहां पे जाकर उनसे 1-to-1 मीटिंग की थी। लेकिन जब पटना में उन सारे मीटिंग की पहल हुई थी तो सबसे पहले सारे नेता जो है लालू जी के घर पे पहुंचे। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार को लग गया था कि उनकी जो ये सारी कोशिशें हैं वो कहीं तरह से हॉस्टेज बन गया है। और अब जो है जो लालू यादव उनके तरफ से पैरवी कर रहे हैं, ये बात पटना में ये चर्चा है कि लालू यादव एक तरह से उनको संयोजक बना के बिहार की जो राजगद्दी है उसके तेजस्वी के लिए वो फ्री छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि वहां ये बात वो खड़गे जी ने बता दिया है कि जब ये सेक्रेटेरिएट होगा कन्वेनर बदलने के बाद तो उसमें परमानेंट भूमिका होगी एक आदमी की, शायद वो भूमिका में नीतीश जी आएंगे तो बिहार से उनको शायद रिजाइन करके यहाँ दिल्ली आना होगा। ये स्थिति शायद बन रही है। लौटता हूँ आपके पास लौटता हूँ और इस पर संजीव जी का जवाब लूंगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ जी के पास चलता हूँ। सिद्धार्थ जी, कुछ सवाल संजीव जी ने उठाए कि भाई आपने भी तो ऐसे लोगों को गठबंधन में शामिल कर लिया जो आपको कोसते थे। देखिए, संजीव जी कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी पुराना राजनीतिक दल है, इसलिए सब कुछ माफ करके भी वो आगे बढ़ जाएं तो चलेगा, हमें भी चल जाता। आपने उनके साथ हाथ मिला लिया जो आपको कहा करते थे कि 2 दिन के लिए सोनिया जी को जेल में डाल दो, सारे भ्रष्टाचारी बाहर निकल आएंगे, फिर हमें कोई समस्या नहीं है, करिए। पर आप हाथ मिलाने के बाद भी एक दूसरे की विफलताओं को गिना रहे हैं, ये समस्या है। आप मिलाने के बाद भी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये ठग है, कोई कह रहा है कि सब सीमाएं पार हो चुकी हैं। आपकी छीटाकछी तो आज भी नहीं रुकी और उसका परिणाम देश भुगते ये हरगिज देश की जनता नहीं चाहती। हमने ऐसा दौर भी देखा जब 16 मई 96 से लेके 97 तक देश ने 4 प्रधानमंत्री देखे। हमने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स का दौर भी देखा और आपके गठबंधन की स्थिति भी आज यही है कि सोमवार को एक प्रधानमंत्री, मंगलवार को दूसरा, वेंसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा। ये अब देश को नहीं चाहिए। जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा हो, जो देश 100 यूनिकॉर्न्स को पोजेस करता हो, देश का सबसे बड़ा टनल, सबसे बड़ा सोलर पार्क जहां पर हो, उस देश को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। और इसीलिए आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि आप किस प्रकार के गठबंधन को आगे लेके चल रहे हैं। अगर गठबंधन करने के बावजूद आपके मन में अगर ये मनभेद है, मात्र मतभेद नहीं, मनभेद है, तो फिर ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये विपक्ष के लिए भी ठीक नहीं है और उस चिंता को मैं व्यक्त कर रहा हूं। तमाम मतभेद और मनभेद के बावजूद संजीव जी, क्या मुंबई अधिवेशन में नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बना करके वास्तव में लालू जी की जो लंबे समय की मुराद है उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे आप? आपके बड़े लंबे समय से सहयोगी रहे हैं, बड़ी वफादारी निभाई है लालू जी ने आपके साथ। लालचंद जी, ये तो मुंबई के अधिवेशन में चीजें तय होंगी, कन्वीनर कौन होगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय गुणगान कर रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ चुनाव की मुझे इनको सूचना देनी पड़ेगी फिर से। याद है वो दौर कि जब नरेंद्र मोदी जी ये भाषण दिया करते थे कि बाप बेटी की सत्ता नहीं बनने दूंगा, बाप बेटी की सत्ता नहीं बनने दूंगा।
जनता पार्टी सत्ता के लिए समझौता करने को तैयार हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था। उत्तर प्रदेश में सोनेलाल पटेल हुआ करते थे, अपना दल से जिसका 36 का आंकड़ा रहा करता था, आज उसी अपना दल के उनके अपना दल की नेता है अनुप्रिया पटेल, उनके साथ गठबंधन करते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, पहली बात तो समझिए कि हिंदुस्तान के जो लोकतांत्रिक परंपरा में जो दल आते हैं, क्षेत्रीय दल हैं चाहे राष्ट्रीय दल हैं, कहीं न कहीं हर बड़े दल की एक मजबूरी होती है सत्ता में, क्योंकि आपको भी मजबूरी स्वीकार करते उन दलों के साथ जुड़ना पड़ता है। और जहां पर आपकी 2 सीट मेघालय में पाते हैं, आप किस बड़े मुंह से कहते हैं कि भाजपा की सरकार बन गई, जहां आप एकदम अल्पमत में हैं। तो ये भी राग भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं प्रधानमंत्री जी अलापते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी चाइना को लेकर के मैं उसी पर आ रहा था, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए कि लद्दाख में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, ऐसे बयान देकर के ऐसा नहीं होता कि मतलब खुद ब खुद ऐसे बयान देकर के जिसे कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली बात। 2-3 चीजें मुझे लालचंद जी मैं बार बार कहता हूं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तापिर गांव कांग्रेस के नहीं है। 2018 संसद में उनके बयान दर्ज हैं। उन्होंने जब कहा कि प्रधानमंत्री महोदय अरुणाचल के 20 किलोमीटर चीन की सेना आ गई और गांव बसा लिया है, तो तापिर गांव की आवाज बंद कर दी जाए। ये तापिर गांव का बयान है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, जब अप्रैल 20 में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, तो कहा था न कोई आया है न कोई घुसा है। अभी प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात में एक चीनी है जो मात्र अभी 1 हफ्ते पहले 1200 भारतीयों का 1400 करोड़ रुपया लेकर के गायब हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलिए मैं जवाब लेता हूं। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी इस बात की है। भारतीय जनता पार्टी क्यों बचना चाहती है? और वो तो आपका बफर जोन जो था उसको भी मानने को तैयार नहीं है। जवाब ले लेता हूं। 100 जी लेता हूं जवाब। सिद्धार्थ जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर विनोद जी। देखिए ऐसा है कि ये जो एक सिलेक्टिव प्रकार की एक प्रवृत्ति है ना, कि हमारे मन में इतना नेगेटिविटी हो गया कि जो नेगेटिव दिखेगा उसी को पकड़ेंगे। आप 2018 को देखना चाह रहे हैं, आप किरण रिजिजू जी का बयान नहीं देखना चाह रहे हैं। मैं संजीव जी आपके बीच में नहीं बोला, मैं संजीव जी आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके। हाँ आपने आज किरण रिजिजू जी हमारे मंत्री आपको कह रहे हैं कि चलिए मेरे साथ एक एक कोना दिखा के लाता हूं, बताइए कौन सा आपके ऑक्यूपाइड है, बताइए एक एक गांव लेकर के चलता हूं, वो आपको नहीं दिखेगा। हमारी सेना कह रही है कि हमारी 1 इंच नहीं गई, वो आपको नहीं दिखेगा। और आप ये हल्की बयानबाजी करते हैं लद्दाख में जाके, किसके कहने पर? आप मतलब ढूंढ रहे हैं, या तो विदेश से कोई कह दे, नहीं तो देश से कोई कह दे, कोई कह तो दे कि हमारी भूमि गई है, पर आपकी मंशा पूरी नहीं होने वाली। कोई क्यों कहेगा? आपके कहने पर नहीं कहेगा। आपका दौर अलग था। संजीव जी आप बीच में टोकेंगे तो ठीक नहीं है। संजीव जी आप बीच में टोकेंगे। सेना का नाम लेंगे गलत है। आप सेना को लेकर नहीं, हमारी सेना ने कहा है संजीव जी, हमारी सेना ने औपचारिक बयान में कहा है, सेना संजीव जी ठीक है, सेना के थे नहीं, शहीद बिल्कुल हुए थे, शहीद हुए थे, वहां पर झड़प हुई थी। के परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जिनके संजीव परिवार जी निश्चित तौर पर, निश्चित नहीं संजीव जी आप किनकी बात कर रहे हैं? आपने कौन से परिवारों की चिंता करी आज तक? आपने कौन से परिवारों की चिंता करी? संजीव जी शहीदों की बात कर रहे हैं, गलवान के शहीदों की झड़प हुई थी, उसमें चीन के भी कितने गुणे। संजीव जी आप शहीदों के परिवार की याद मत दिलाइए। ठीक है, मैं एक शहीद परिवार से आता हूं। ठीक है, आप मुझे याद मत दिलाइए शहीदों के परिवारों की। आपसे तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया। झड़प हुई थी, सैनिक शहीद हुए थे, ये बात किसी का विषय नहीं है, लेकिन ये बहसबाजी का विषय नहीं है। सैनिक शहीद हुए थे, ये भी सच है। मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटूंगा। विनोद जी के पास मुझे जाने दीजिए। विनोद जी राहुल गांधी ने ऐसे बयान देकर के क्या भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया? लाल जी दोनों प्रवक्ता तो आपस में बात कर रहे थे, उन चीज़ों को मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से सिद्धार्थ जी उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन संजीव जी को एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि संजीव जी आपके तर्क जो भी हों, लेकिन टाइमिंग को देखिए। अभी जो टाइमिंग है ये आप देखिए कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कल, और दुनिया की निगाहें ब्रिक्स सम्मेलन पे है। और ब्रिक्स सम्मेलन को आप ये कह सकते हैं कि G20 के पैरेलल में भी ब्रिक्स सम्मेलन का एक सब माना जाता है कि आज कई कंट्री उसमें आने के लिए तैयार है, कि उसको भी लगता है कि ये पावरफुल ये संगठन बन रहा है। कम से कम आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए उसको। लेकिन आप इसके बीच में एक शिखर सम्मेलन देश का होने जा रहा है, देश का एजेंडा उस तरफ है, और आप अगर लद्दाख में जाके कांग्रेस, आप राहुल गांधी एक बड़ा नेता है और वो जाके जिस तरह से भ्रम फैलाते हैं, तो शायद उनके मनसा क्या है ये बात देश को समझ में आती है।
ये सारे भ्रम की बात वो बाद में भी कर सकते थे, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग गलत है। संजीव जी, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो बात अभी बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ जी और ये संजीव जी आपस में बता रहे थे कि ये तू मैं का एजेंडा देश समझ रहा है कि आप किस तरह से उस तरह से विपक्षी गठबंधन को लाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा एजेंडा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लाल किले से दिया 2024 के बाद का, और उन्होंने जो बात कही है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के दिखाएंगे, ये रोड मैप जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक ये देश मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग आपका नहीं करेगा। जल्दी से छोटा सा मैं कुछ कहना चाह रहा था 10 सेकंड में। बहुत चालाकी से आप एक पक्ष की बात रख रहे हैं। क्या देश ये दुनिया ये नहीं देखती है कि प्रधानमंत्री के नाक के नीचे देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को किस तरह से अपनी पार्टी के सांसद को बचाने का काम किया गया? क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती है? वो मामला अदालत के अधीन है। देखिए, आप शायद ब्रिजभूषण सिंह वाला मामला कह रहे हैं। आप सुनेंगे नहीं? सुनिए लालचंद जी, सुनिए। मणिपुर के मुद्दे को यूरोपियन सांसद ने किस तरह से उठाया? क्या इसमें देश का अपमान नहीं होता जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम तक नहीं लेते? संजीव जी, एक बार गृह मंत्री आते कहते 15 दिन बाद आएंगे। संजीव जी, बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा, मणिपुर चल रहा है। संजीव जी, बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा, बाहर का अपना एजेंडा होता है, बाहर का अपना एजेंडा होता है, वरना कश्मीर में इतना खून खराबा हुआ, कौन कौन से देशों ने अपने संसद में चर्चा कर ली? कश्मीर में तो आज भी तो लोग पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडित क्यों मारे जा रहे हैं? चलिए, क्या जवाब है इसका? ठीक है। फिलहाल मैं इस चर्चा को यहां विराम देता हूं। आगे हम लोग और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, सिद्धार्थ जी आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो बहरहाल बढ़ते हैं।